चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो पहली न्यूज़ है वो डेमोक्रेसी समिट को लेकर है। दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का खिताब है अमेरिका के पास। दुनिया की सबसे प्राचीनतम डेमोक्रेसी, क्योंकि अमेरिका 1776 में उसको आज़ादी मिल गई थी और 4 जुलाई, हर साल 4 जुलाई को वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और 1789 से उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। तो दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का खिताब इसके पास है, यूएसए के पास। पिछले साल इसने डेमोक्रेसी समिट की शुरुआत की थी और पिछले साल जो ये समिट हुआ था ये वर्चुअल हुआ था, ये पैंडेमिक था, कोरोना था। इस साल ये समिट फिजिकली हो रहा है और इस समिट में इसने लगभग 110 देशों को इनवाइट किया है जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया विश्व की सबसे महानतम डेमोक्रेसी लोकतंत्र में आता है। तो ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि इसने हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान को इनवाइट नहीं किया, जिसके लिए इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भाई क्या इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, आपने पाकिस्तान में को इनवाइट कर लिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश को नहीं किया। और यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, लेकिन इसने ताइवान को भी इनवाइट किया। ताइवान ऐसा कंट्री सर किसी का यूनाइटेड माइक ऑन नेशन है। भी मानता नहीं है, डेजिग्नेट नहीं करता, क्योंकि ताइवान जो है, वैसे एक्चुअल में ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, आरओसी, लेकिन दुनिया में चाइना कहता है कि वन चाइना ही है। ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान जब कंट्री नहीं है, यूनाइटेड नेशन में उसकी एंट्री नहीं है, तो उसने उसको इनवाइट कर लिया, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को नहीं किया, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी समिट है क्या और यहाँ पे किस किस चीज़ों में बात की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसकी सेकंड समिट है ये, और ये फिजिकली होगी। लगभग 110 देशों को बुलाया गया है और यहाँ पे जो कंट्रीज जाएंगे वो डेमोक्रेसी पे बात करेंगे और वो इस बारे में बात करेंगे कि दुनिया में अथॉरिटेरिज्म को रोका जाए। यानी जिस तरह चाइना में आप देखते हैं कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका बोलबाला चलता है, वहां पे वन पार्टी रूल है, इसी पार्टी के लोग की सरकार होती, यही पार्टी के लोग देश चलाते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी है नहीं। तो इसके खिलाफ यहाँ पे बातें की जाएंगी कि भाई जहां जहां ये चल रहा है, और कई देश ऐसे हैं जैसे टर्की, टर्की में चुनाव हुआ लेकिन वहां का जो राष्ट्रपति रसप एर्दोगान, वो एक तरह से तानाशाह के रूप में काम कर रहा है, मनमानी कर रहा है, अपनी जो चुनाव हो रहे हैं उसको रिग्ड करा रहा है, चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तो इसी को लेकर बात होगी और ये बात की जाएगी लोकतंत्र में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या होना चाहिए। हम आप तो लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, देख रहे हैं, तो हमें पता है इसकी अच्छाइयाँ कितनी है। खैर, ये जब समिट होगा तो इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि दुनिया में G7 नाम का एक समूह है जिसमें सारी जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, और दुनिया का ये सबसे अमीर समूह है। यानी यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इस G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसमें आप देखिए, आपको एशिया से सिर्फ जापान मिलेगा, तो यहाँ पे यूएस है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान है और ब्रिटेन है। यूएसए बहुत दिन से कह रहा है कि इस G7 में 3 देशों को और जोड़ के इसको बना दो D10। क्या बना दो? D10, यानी डेमोक्रेसी 10 बना दो। तो D10 बनाने की बात यूएसए कह रहा है, और इस D10 में जो 3 नए कंट्रीज जुड़ेंगे उसमें एक आपका भारत रहेगा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ कोरिया। तो D10 मतलब डेमोक्रेसी 10, D10 मतलब डेमोक्रेसी 10। और ये D10 कैसे बनेगा? G7 + 3 कंट्रीज, और इस 3 में आपका देश भारत भी है, तो इसके लेकर लगभग साल भर से चर्चा हो रही है। तो शायद ये D10 का जो कॉन्सेप्ट है इस समिट में आ जाए, तो देखने को होगा। तो भारत D10 का मेंबर है लेकिन G7 का मेंबर नहीं है। 2014 से पहले G7 G8 हुआ करता था, लेकिन इससे हमने रशिया को बाहर निकाल दिया, तो अब ये हो गया G7। यानी G7 पहले G8 था। 8 देश थे। रशिया को 2014 में इसलिए निकाला था कि उसने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन की एक जमीन हथिया ली थी, इसका नाम था क्रीमिया। इसलिए ये G8 से रशिया को हटा के अब बन गया G7। G7 में दुनिया के
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आती हैं, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये डेमोक्रेसी समिट को लेकर थोड़ा बवाल भी था कि आपने भूटान को नहीं बुलाया, आपने श्रीलंका को नहीं बुलाया, आपने बांग्लादेश को नहीं बुलाया। खैर जब ये पहुंचेंगे मोदी जी यहाँ पे तब इसके बारे में कुछ और बातें होंगी तो देख लेंगे हम। अच्छा, एक ये तस्वीर लगाने का एक और मोटिव था, ये जो महिलाएं यहाँ पे दिख रही हैं, कोई इनका नाम बताएगा मुझे? ये जो इनके साथ जो महिला, इनका नाम क्या है? ये तो अमेरिका की प्रेसिडेंट है, इनका नाम है जो बिडेन और इनका नाम है कमला हैरिस। बहुत बढ़िया, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। और अभी ये 4 दिन पहले 2 घंटे के लिए अमेरिका की राष्ट्रपति बनने का इनको मौका मिला था, क्योंकि उस 2 घंटे में जो बिडेन साहब उनकी एक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था और वो उसमें उनको बेहोश होना पड़ता था, एनेस्थीसिया मिलता था, इसलिए उन्होंने उन 2 घंटों के लिए इनको अपनी शक्तियां दी और ये कुछ ही देर के लिए सही लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति बनी। और ये अपने आप में इतिहास हुआ कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कौन सी प्रेसिडेंट थी? एक्टिंग प्रेसिडेंट थी, एक्टिंग, लेकिन पहली वुमेन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का इनको मौका मिला। और इंडियन मूल की है, भारतीय मूल की है कमला हैरिस। और जैसे इनका ये ट्रीटमेंट खत्म हुआ, 2 घंटे का जो उनको एनेस्थीसिया दिया गया था, बेहोश किया गया था, जैसे वो वापस आए, इन्होंने पत्र लिखा वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको पत्र लिखा और एक पत्र इनको लिखा और इन्होंने अपनी शक्तियां इनको वापस कर दी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी रोचक बात थी। कमला हैरिस कुछ घंटों के लिए, लगभग 1.25 घंटों के लिए ये प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अगली जो न्यूज़ है वो साइंस एंड टेक को लेकर है। तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन MRI फैसिलिटी इंडिया में लगाई गई है और इंडिया में भी कहाँ लगाई गई है? हरियाणा के मानेसर में। ठीक है, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इनका नाम है जितेंद्र सिंह और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अपना पूरा कॉन्सेप्ट MRI क्या होता है? MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बहुत आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शायद किसी के जीवन में MRI उसने करवाई होगी या जो करवा रहा उसके साथ गया होगा। तो इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। ये जो आपको मशीन दिख रही है यहाँ पे, इस मशीन के अंदर ये कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पे लेटता है और जाता है। इस मशीन के अंदर आपको क्या मिलता है? मैग्नेट मिलता है। मैग्नेट काफी अच्छा मैग्नेट होता है और ये जो मैग्नेट होता है ये निकालता है एक्सरेज, सॉरी ये निकालता है रेडियो वेव्स, ये निकालता है रेडियो वेव्स। और ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये मैं एक आदमी को लिटा देता हूं यहाँ पे, ये उसके ऊपर डाली जाती है। तो मैग्नेट निकाल के आ रहा है रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स इस व्यक्ति के बॉडी में जाती है और फिर इस बॉडी की पूरी इमेज बनाती है कि इस बॉडी के अंदर क्या है, यानी अंदर का एक तरह से स्कैन करके हमें एक रिपोर्ट आ जाती है। तो बीच में रेजोनेंस मतलब क्या है? रेजोनेंस मतलब होता है एक तरह का आभा मंडल, या एक तरह से कह लूं कि जो चारों ओर आपके चारों ओर हो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो पूरे बॉडी में गिरती हैं, पूरे बॉडी में गिरती हैं, छोटे छोटे टुकड़े पूरी बॉडी में गिरते हैं, रेडियो वेव्स पूरी बॉडी में गिरती है। अब जैसे किसी का MRI ब्रेन का हो रहा है तो सिर्फ ब्रेन में गिराई जाएगी, किसी का पेट का हो रहा है तो पेट में गिराई जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी बॉडी में आप रेडियो वेव्स जो कि मैग्नेटिक वेव्स मैग्नेट से जनरेट हुई हैं, ये हमारी बॉडी में जाती हैं और ऐसा क्या करती हैं कि हमारी बॉडी की इमेज निकल के आती, तस्वीर निकल आती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है। हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा क्या है? पानी है, यानी H2O है। ये जो OH, तो ये जो पानी है, ये जो H2O है, इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, चुंबकीय इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। और जब इनके ऊपर कोई भी चुंबकीय चीज आती है तो ये जो ऑक्सीजन है ये उसके साथ एक तरह से अलाइन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है,
आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया तो आपके चेहरे में खुशी आ जाती है, जोश आ जाता है, आप उसको गले मिलते हो, बात करते हो, और दोस्त कहाँ से, मतलब एक उमंग आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है आपके अंदर कि आपका दोस्त आ गया। तो वैसे ही जब ये मैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो वेव्स हमारी बॉडी में पड़ती हैं, तो हमारी बॉडी में हर जगह पानी है, हर जगह पानी, चाहे दिमाग ले लो, हर जगह पानी है। तो पानी का जो ऑक्सीजन है, तो ये एक तरह से जिसे कहते हैं, इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक इसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और फिर ये हर तरफ, मतलब ये मूवमेंट करने लग जाते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये हर जगह मूवमेंट करने लग जाता है। और फिर जैसे हम एमआरआई बंद करते हैं, यानी मैग्नेटिक वेव्स भेजना बंद करते हैं, तो फिर ये शांत हो जाता है, डल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, आधे घंटे आप उसके साथ बैठे, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर जैसे दोस्त चला गया तो उसके जाने के 2 मिनट बाद तक भी आप सोच रहे थे कि यार अच्छा था यार, मतलब चला गया यार, मतलब एक थोड़ा सा आपको हल्का सा बुरा लगता है कि यार ये चला गया, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो वो जो डलनेस है, तो ये जो ऑक्सीजन होता है इसमें भी हल्की डलनेस आती है, और फिर वो इसकी जो एनर्जी है वो लेवल उसका कम हो जाता है, यानी जो हाई एनर्जी लेवल होता है वो इसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। और इसी चीज को ये जो एमआरआई मशीन है वो कैद कर लेती है, चेक कर लेती है कि भाई कहाँ कहाँ पे एनर्जी लेवल कम हुआ, उस हिसाब से वो हमारे शरीर का एक इमेज बनाती है। तो सारा खेल पानी के ऑक्सीजन का है, क्योंकि हमारे शरीर में है पानी, और वो जो ऑक्सीजन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, वो उसमें मैग्नेटिक वेव्स डाली जाती हैं, तो वो एक तरह से एनर्जाइज हो जाता है, और जब उससे हटाई जाती है तो वो वापस डल हो जाता है। इसी चीज को मापता कौन है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई फैसिलिटी। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है हमारे पास मानेसर हरियाणा में, उन्होंने ये सब बनाया है। और यहाँ पे जो गोला रखे हैं, ये गोला एक तरह से सिंबल है आपके दिमाग का, ब्रेन का, लेकिन दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एमआरआई फैसिलिटी जो दिमाग को स्कैन करेगी, उसके लिए बनाई। कि मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि एमआरआई काम कैसे करता है। और ऐसा नहीं कि इससे कोई कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता, लेकिन इससे हम बहुत सारी बीमारियां जान सकते हैं, खास करके जो दिमाग की बीमारियां हैं, जो भूलने वाली बीमारी, जैसे अल्जाइमर रोग हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, किसी को कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये सब चीज हम जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेन ही सही नहीं रहेगा तो बॉडी कैसे काम करेगी। तो ये एमआरआई का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ध्यान रखिएगा, हरियाणा के मानेसर में। वैसे मानेसर एक चीज के लिए और फेमस है, यहाँ पे मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, जो मारुति सुजुकी का यहाँ प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज रोबोट्स हैं, आदमी काम नहीं करते, रोबोट्स काम करते हैं, पूरी कार रोबोट कस देते हैं और निकाल देते हैं। खैर, अगली न्यूज में चलते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को लेकर। तो इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार है, ये अभी मिला है उस एनजीओ को जो निकालता है असर रिपोर्ट। तो आप कमेंट में बताओ कि असर रिपोर्ट कौन सा एनजीओ निकालता है, उसको इस बार का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये लोगों को भी मिल सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, ये पर्सन को भी मिल सकता है और संगठन को भी मिल सकता है। लेकिन किन संगठन को मिलता है? जो पीस को लेकर काम करे, डिसआर्मामेंट, मतलब ये जो नाभिकीय जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको खत्म करने में काम करे, या विकास के क्षेत्र में काम करे, तो मिलता है। और ये जो ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, ये सरकार नहीं देती है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बना हुआ है वो देता है। 25 लाख रुपए का इनाम है। ये आदमी, पर्सन या संगठन दोनों को मिल सकता है, और इसमें 25 लाख रुपए की इनामी राशि है। कितने रुपए की इनामी राशि है? 25 लाख रुपए की। 1995 से ये दिया जा रहा है, और यानी इसका 25वां संस्करण है, और इसमें जो राशि मिलती है वो मिलती है 25 लाख रुपए। और इसमें जो ऐसा नहीं कि सिर्फ देश के लोगों को मिलेगा, विदेशी लोगों को ही मिल सकता है। एंजेला मर्कल का नाम सुना होगा आपने, उनको ये मिला है, मनमोहन सिंह को मिला है। ठीक है, तो देश विदेश के लोगों को ही मिल सकता है, देश विदेश के संगठन को ही मिल सकता है। ध्यान रखिए, सरकारी अवार्ड नहीं है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इसको देता है। और इस बार मिला है प्रथम एनजीओ को मिला है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकालता है, असर रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि 8वीं तक के ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे, रूरल एरिया के जो बच्चे इंडिया के, उनके लिए रिपोर्ट निकालता है कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही, क्या काम चल रहा है।
तो 25 लाख रुपए का इसमें है इनाम है, एक सिटेशन मिलता है और ये ट्रस्ट देता है, सरकार नहीं देती है, और ये व्यक्ति और संगठन दोनों को मिल सकता है। एक गांधी शांति पुरस्कार होता है वो सरकार देती है, लेकिन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये सरकार नहीं देती। अगली न्यूज पे चलते हैं। विश्व फिशरी दिवस मनाया गया 21 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस दिन एक अवार्ड दिया गया जिसका अवार्ड का नाम था फिशरीज अवार्ड 2021। तो कुछ फैक्ट के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। मेरे भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, मेरे भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, और ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे हमें मछली पालन का काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मछलियाँ मिलती हैं। ऐसा नहीं कि मछलियाँ सिर्फ खारे पानी में मिलती हैं, मछलियाँ सादे पानी फ्रेश वाटर में ही मिलती है। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि सॉल्ट वाटर में या मैरीन वाटर में हमें सिर्फ 32% मछलियाँ मिलती हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर है, नदी है, तालाब है, यहाँ से हमारे देश की 68% मछलियाँ हमें प्राप्त होती हैं। दुनिया में फिशरीज में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, दुनिया की सेकंड नंबर की हम फिशरीज को क्या करते हैं, निकालते हैं। और फिश जो है अपने आप में कंप्लीट डाइट है। आप पूरा साउथ इंडिया पकड़ लीजिए, वहां की एक मेन डाइट है फिश, एक मेन डाइट है फिश और चावल, एक मेन डाइट। लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे हम फिशिंग करते हैं। और ये जो फिशिंग मैंने बोला कि ये फ्रेश वाटर यानी इनलैंड, और मरीन वाटर मतलब सी वाटर में हम करते हैं। इनलैंड में ज्यादा हम मछलियां पाते हैं। तो जो भी राज्य मछली उत्पादन में अच्छा कर रहा है, जो भी राज्य के जो जिले बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पहाड़ी राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको हर साल फिशरीज अवार्ड मिलता है। और ये जो अवार्ड देते हैं, ये जो मंत्रालय देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये मंत्रालय, मतलब आप देखिए मत्स्य विभाग, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, इन तीनों को मिला के एक ही पूरा मंत्रालय बना दिया गया है, ये देता है। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश के एक जिले को भी अवार्ड मिला है, मध्य प्रदेश का एक जिला है उसको भी अवार्ड मिला। अब इस अवार्ड की सूची को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट है, मतलब समुद्र किनारे ऐसा जिला जहाँ पे अच्छी फिशिंग होती है। ऐसा नहीं कि जो सबसे ज्यादा मछली निकाल रहा है उसको अवार्ड मिलेगा, जो कितने अच्छे तरीके से अपनी फिशरीज को मेंटेन कर रहा है, मछलियां निकाल रहा है, उसका इकोसिस्टम कितना अच्छा है, वहाँ की मछलियों की क्वालिटी कैसी है, ये सब चीजें ओवरऑल एक परफॉर्मेंस है। तो बालासोर उड़ीसा का है। बालासोर एक चीज के लिए और फेमस है, यहाँ पे अब्दुल कलाम आइलैंड है जहां से हमारी मिसाइल टेस्टिंग रेंज है। मरीन स्टेट आंध्र प्रदेश को मिला है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, यानी जो समंदर किनारे नहीं है लेकिन वहां पे मछली उद्योग, मत्स्य पालन, फिशरीज बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है, ये आपके मध्य प्रदेश का बालाघाट है, मध्य प्रदेश का बालाघाट। बेस्ट इनलैंड स्टेट में तेलंगाना को मिला हुआ है। और जैसा कि मैंने बोला कि साफ पानी की जो मछलियां हैं वो तो हम 68% हम आती है, और जो मरीन वाटर की है, खारे पानी की, वो 32 ही आती है। बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोंगईगांव इस आसाम, ये ऑयल रिफाइनरी के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है। और बेस्ट हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो रही थी न्यूज कि आपके मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है इस साल का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट को मिला है। मतलब यहाँ पे जो मत्स्य उत्पादन हो रहा है, फिशरीज जो निकल रही हैं, उनका ओवरऑल जो इको सिस्टम है, कैसे निकल रही है, किस क्वालिटी की है, फिर कैसा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, जो भी ओवरऑल इनके पैमाने होंगे उसमें इसने इंडिया में इनलैंड डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर दिया आपके बालाघाट में। ठीक है, तो हमारे देश में फिशरीज को बढ़ाने के लिए एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था नीली क्रांति। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी आबादी है, सबको अगर हम सब्जियां खिलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड है, दुनिया की लगभग 18% आबादी आप खुद लेकर बैठे हुए हैं। और इतनी बड़ी आबादी को खिलाने के लिए
हेलो, चंचल पूछ रहे हिली यानी क्या है? वो पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उन्हें हिली कहा। तो इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ खेती करके आप नहीं खिला सकते, कितनी सब्जी खिलाएंगे आप? तो ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो भी हमारे देश की भूख मिटाता है। फिशरीज जो है सेक्टर है, लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं इसमें। तो नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिशरीज यानी मत्स्य पालन को लेकर है। अच्छा, एक जाते जाते एक बात और, ये मान लीजिए मैंने अपना इंडिया बना दिया, तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा जो कोस्ट है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो हमारा कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, यानी इतने एरिया में मैं कुछ भी निकलेगा मैं उसको निकाल सकता हूँ, कोई और देश नहीं घुसेगा। 1 नॉटिकल माइल में लगभग 2 किलोमीटर आते हैं, मतलब 400 किलोमीटर का एरिया तक की जो पानी है वहां की मैं मछली निकाल सकता हूँ। तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, वही मैंने बोला, लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, 200 नॉटिकल माइल तक जाता है। ठीक है, तो 1 नॉटिकल माइल में लगभग 2 किलोमीटर आता है। लेकिन 400 किलोमीटर अगर हम श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मैं यहाँ पे श्रीलंका बनाता हूँ, तो श्रीलंका तो लगभग 40 किलोमीटर में ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारे मछुआरे भटक जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कब वो भारत के पानी से श्रीलंका के पानी में आ गए और फिर श्रीलंका उनको पकड़ लेती है, या फिर इधर कब हमारे मछुआरे पाकिस्तान के आर्मी मतलब एरिया में आ गए वो उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा 5-8 दिन पहले हमारे एक मछुआरे की जो नाव थी उसमें पाकिस्तानी नेवी ने गोलियां चला दी, बेचारा मर गया वो। तब ये पता नहीं चलता है इनको। चेन्नई एक्सप्रेस में भी दिखाया गया है कि भाई मैं कहाँ हूँ, यू आर इन श्रीलंकन वाटर्स। हाँ, तो जब वही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल तक का है, लेकिन बीच में अगर कोई देश आ जाता है तो फिर आधा आधा हो जाता है। मान लो अगर 40 किलोमीटर की दूरी है तो 20 तू ले ले भाई, 20 में ले लो। लेकिन अगर पूरा खाली समंदर दिख रहा है, 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया मेरा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी न्यूज थी। अगली न्यूज में चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये न्यूज है। 5 साल हो गए इस स्कीम को। देखिए, शेल्टर तो सभी को चाहिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, और हमें हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका भी हमारे पास अधिकार है। लेकिन जीवन में सम्मान तो तब आएगा ना जब हमारे पास खाने को खाना हो, रहने को घर हो, पहनने को कपड़े हो। तो आर्टिकल 21 तो फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट तो भाई सरकार के ऊपर बाध्यकारी है लोगों को देना। तो भाई खाने के लिए तो आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ला दिया, आपने अंत्योदय अन्न योजना ला दी, बहुत सारी और स्कीम ला दी। पढ़ाई के लिए आपने सरकारी स्कूल फ्री कर दी, चलेगा। लेकिन इलाज के लिए आपने आयुष्मान भारत योजना ला दी और भी स्कीमें ला दी। लेकिन घर कौन देगा? क्योंकि बिना घर के हमारा सम्मान कहाँ, हम सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? क्योंकि आर्टिकल 21 आपको गारंटी करता है कि आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसी को देखते हुए जब भी जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने कोई ना कोई स्कीम लाई है। जैसे सब इंदिरा गांधी के समय इंदिरा आवास योजना आई थी, इस तरह लगभग स्कीमें आती रहती। तो मोदी जब आए थे सत्ता में दूसरी बार, मतलब पहली बार 2016 में जब थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम निकाली, शहर के लिए अर्बन नाम से और गांव के लिए रूरल नाम से। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका नाम रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और शहरों में रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसका अल्टीमेट लक्ष्य ये था कि भाई हर किसी के पास छत हो, हर किसी के पास घर हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्री में घर दिया जाए। फिर इसमें क्या किया, इसमें सपोर्ट किया गया।
इसमें सपोर्ट किया गया। आप लोग देखते होंगे कि भाई सब्सिडी मिल रही, सरकार सब्सिडी दे रही है, ये घर लीजिए सब्सिडी के साथ, इतना बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। तो ये जो इस योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसने अपने 5 वर्ष पूरा किए, इसलिए ये न्यूज में था। और हमारी सरकार ने एक वादा किया है कि 2022 तक हम सभी लोगों को घर देंगे, हाउसिंग फॉर ऑल हमने वादा किया 2022 तक का। और इसी वादे को लेकर हमारे पास शहरी क्षेत्र के लिए भी आवास योजना चल रही, ग्रामीण के लिए भी चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई घर लेने जाता है तो उसको सब्सिडी मिलती है 2 से 3 लाख रुपए के बीच में। वो सब्सिडी इसलिए कि भाई हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं आपको। और जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो उसमें कुछ लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आर्थिक और जाति की स्थिति के हिसाब से सरकार ने SECC में रखा था। इन लोगों को बोला कि ये इसके जो लाभार्थी होंगे उनको हम ज्यादा पैसा देंगे, कुछ को मुफ्त में भी घर दे देंगे, जमीन दे देंगे। लेकिन अल्टीमेटली सरकार का एम है कि 2022 तक सबको हम आवास दे दें। शहर के लिए चल रहा है अर्बन या शहरी, गांव के लिए चल रहा ग्रामीण। और यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया के देशों के लिए 2030 तक 17 लक्ष्य दिए हैं कि आपको 2030 तक दुनिया के सभी देशों को इनको पूरा करना है। और इसमें जो 11वां नंबर का लक्ष्य है, 11वां नंबर का लक्ष्य है, वो लक्ष्य कहता है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, यानी दुनिया के हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के हिसाब से घर मिलना चाहिए। तो ये एक लक्ष्य है यूनाइटेड नेशंस का। और इस लक्ष्य को हम क्या कहते हैं? हम इन लक्ष्यों को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल यानी सतत, डेवलपमेंट यानी विकास, गोल्स यानी लक्ष्य। तो ऐसा नहीं कि भारत ही अपने मतलब स्वयं से ये कर रहा है। दुनिया के देशों को लक्ष्य दिया है यूनाइटेड नेशंस ने कि 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को पूर्ति करो। उसमें से 11वें नंबर वाला लक्ष्य तो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर है। ऐसे घर बनाइए, ऐसे शहर बनाइए कि सबके लिए अफोर्डेबल। कोई साल के 3 लाख कमाता है उसको भी घर मिलने चाहिए, कोई साल के 3 करोड़ कमाता है उसको भी घर मिलने चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बात हुई थी। तो दुनिया के देशों के लिए लक्ष्य, और हमने भी अपना एक व्यक्तिगत लक्ष्य बनाया कि 2022 तक हम सभी को हाउसिंग फॉर ऑल दे देंगे। तो सतत विकास लक्ष्यों की जो डेडलाइन है वो 2030 तक है दुनिया के लिए, और इसमें 17 लक्ष्य दिए गए हैं दुनिया के देशों को, 17 गोल्स। ठीक है, अब अटेम्प्ट करिए सवाल कि दुनिया की सबसे बेहतरीन MRI फैसिलिटी निम्न में से किन राज्यों में लगाई गई है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हरियाणा के मानेसर में नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सरकारी संस्थान है, उसने ये डेवलप किया है। MRI का काम आपको समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 का किसको मिला है? देखिए, पहले इन सभी लोगों को मिल चुका है, इसलिए ऑप्शन में भी है। तो इस बार मिला है NGO प्रथम को। और NGO प्रथम मैंने बताया था ये भी 1995 में शुरू हुआ था, और मुंबई में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसने जो पहला काम किया था वो मुंबई के झुग्गी बस्तियों के जो बच्चे थे उनको पढ़ाने का इसने काम किया था। अब तो ये दुनिया भर में प्रसिद्ध NGO है। इन निम्न में से कौन से देश G7 के पार्ट नहीं है? जर्मनी, रशिया, इटली, जापान, कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसमें रशिया नहीं है। 2014 को इसको इस क्लब से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इसने क्रीमिया को कब्जा किया था इलीगली, जो कि यूक्रेन का पार्ट था। यूक्रेन रशिया का पड़ोसी मुल्क है, और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट इन फिशरीज अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है किसको? बालाघाट को। बालासोर को क्या मिला है? बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट। बोंगईगांव को क्या मिला है? बेस्ट हिली डिस्ट्रिक्ट। वाराणसी लिस्ट में नहीं था, तो बालाघाट को मिला है।
अच्छा, कोई बालाघाट को बालाघाट क्यों कहते हैं? बालाघाट का मतलब होता है हर घाटों से ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे घाट मिलेंगे आपको, तो बाला मतलब होता है ऊपर, बड़ा, ऊंचा। हर में यहाँ सारे घाटों से ऊपर की ये जगह है बालाघाट। ठीक है, वैसे पहले इसका नाम बरगा था, पुराना नाम बरगा था, बरगा, बाद में बालाघाट पड़ गया। क्वेश्चन, एमआरआई क्या होता है इसके बारे में बताइए, प्रथम के बारे में, G7 के बारे में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।